नमस्कार। बलदेव राम साइकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेडता सिटी। ये पार्ट थर्ड, पेपर हिंदी फर्स्ट। पिछले वीडियो में अपन ने काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो 6 सिद्धांत दिए गए उनके बारे में अध्ययन किया था। रस किसे कहते हैं, रस का क्या स्वरूप था और रस के अवयव उनके बारे में अपन ने जानकारी ली थी। आज रस सूत्र उसके बारे में जानेंगे, यानी रस सूत्र क्या है और इस रस सूत्र की व्याख्या आचार्य ने अपनी अपनी मति के हिसाब से, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से की। वैसे भी देखा जाए तो मुंडे रुचि बिना, हर मुंडे की अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग मति होती है। उसके अनुसार इस रस सूत्र की व्याख्या आचार्य ने अपने अपने मति के अनुसार की है, तो उसमें मत के देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले अपन रस सूत्र क्या है और ये रस सूत्र किसने दिया, इसके बारे में पहले भी थोड़ा बहुत इसकी जानकारी मैंने की, लेकिन आज इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। रस सूत्र क्या है? आचार्य भरत मुनि ने ये रस सूत्र दिया था। आचार्य भरत मुनि, और इनके ग्रंथ का नाम था नाट्यशास्त्र। इस नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने ये रस सूत्र दिया था, और रस सूत्र यह है: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगा, रस निष्पत्ति, ये रस सूत्र है। यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संयोग, आपके संचारी भाव और संयोग और निष्पत्ति, इसमें ये 5 पुस्तक के ऊपर है। यानी 5 विभाव क्या है? से हृदय के अंतर्गत जो स्थायी भाव है उनको जगाने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। इनकी संख्या कल अपन ने देखा था 2, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव, इनकी 4 श्रेणी होती है: आंगिक होती है, वाचिक होती है, आर्य होती है और सात्विक सबसे महत्वपूर्ण अनुभाव होता है। आशय की प्रकर्षक जो शारीरिक चेष्टाएं वो अनुभाव के अंतर्गत आती है। और व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी या इनको संचारी के नाम से भी जाना जाता है। संचारी भाव वो संतरणशील है, यानी एक ही रस में नहीं होते, सारे रसों में इनकी उपस्थिति देखी जाती है, इसलिए इनको संतरणशील नाम दिया जाता है। और संचारी इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि ये पानी के बुलबुले के समान थोड़ी देर के लिए उड़ते हैं और थोड़ी देर बाद में गायब हो जाते हैं। तो ये इनके संतरणशील या संचारी रूप। और दूसरा इसका जो रूप था व्यभिचारी, यानी जिस प्रकार से एक भ्रमर एक रस का पुष्पान नहीं करता है, वो अनेक रस आपके पुष्पों का पान करता है। उसी प्रकार से ये व्यभिचारी भाव एक रस में नहीं रहते हैं, सभी रसों में इधर उधर घूमते रहते हैं, या इनकी उपस्थिति देखी जाती है, इसलिए इनका नाम पड़ गया था व्यभिचारी। अब संयोगा, यानी ये तीनों चीजें मिलने से जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव को रस की जड़ या मूल कहा जाता है। रस की जड़ या इसको मूल कहते हैं। इसको जड़ या मूल क्यों कहते हैं? क्योंकि स्थायी भाव ही आगे चल करके रस रूप में तब्दील होते हैं, इसलिए इनको रस की जड़ या मूल कहा जाता है। यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संयोगा, आपके संचारी भावों का जैसे ही संयोग होता है, जैसे ही तीनों मिलते हैं तो रस की निष्पत्ति होती है, और निष्पत्ति का अर्थ होता है निर्माण। ये आपके आचार्य भरत मुनि का विचार था। अब आचार्य भरत मुनि ने जो ये रस सूत्र दिया है, इस रस सूत्र की व्याख्या करने वाले 4 आचार्य वो इस प्रकार हैं। इस रस सूत्र की व्याख्या करने वाले 4 आचार्य: नंबर 1 भट्टमोलक, आचार्य शंकुक, नंबर 3 भट्टनायक, और नंबर 4 अभिनव गुप्त। अब अपन ने जो रस सूत्र देखा था
उसके अंतर्गत संयोग और निष्पत्ति, ये जो दो स्टेप आए हैं, नंबर 1 संयोग और निष्पत्ति, इसको लेकर के इन चारों आपके रस सूत्र की व्याख्या करने वाला आचार्य ने अपनी अपनी मत के हिसाब से अलग अलग इनका दृष्टिकोण इसके बारे में इन्होंने रखा है। तो संयोग बट लोलट संयोग के बारे में क्या कहता है और निष्पत्ति का अर्थ क्या बताता है, उसी प्रकार से आचार्य शंकुक संयोग का क्या अर्थ बताता है और निष्पत्ति का अर्थ क्या बताता है। भट्ट नायक वो इसके बारे में इसकी क्या धारणा है, निष्पत्ति के बारे में इसकी क्या धारणा है और अभिनव गुप्त की इसके बारे में क्या धारणा है और निष्पत्ति के बारे में क्या धारणा है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन भट्ट लोलट इनके मत को देखते हैं। और एक और चीज इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मगत या बहिर्गत, यानी भट्ट लोलट आचार्य भर्तृमुनि ने जो रस उत्तर दिया था उसके अंदर के सबसे बड़ी बात जो भट्ट लोलट आचार्य आपके शंकुक और तीसरा जो भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, इन्होंने रस की सत्ता को कुछ ने आत्मगत माना और कुछ ने बहिर्गत, कुछ ने बाहर माना। तो इस चीज का आपके खुलासा भी इन चारों जो रस की व्याख्या आचार्य इनके हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा। तो भट्ट लोलट इनके मत को उत्पत्तिवाद कहा जाता है। या इसका दूसरा जो रूप है आरोपवाद, आरोपवाद भी इनके पद को कहा जाता है। अब उत्पत्तिवाद यानी रससूत्र उसके अंतर्गत जो निष्पत्ति था उसका अर्थ आपके भट्ट लोलट ने वो बताया कि निष्पत्ति का उत्पत्ति और संयोग मतलब जैसे विवाह अनुभाव और संचारी भाव इनका संयोग होता है तो वो चीज संयोग, और इसमें उत्पाद्य उत्पादक संबंध, उत्पाद्य उत्पादक संबंध। अब अपने उत्पाद्य क्या है और उत्पादक क्या है, इनके बारे में भी जानकारी कर लेनी थोड़ी ठीक है। उत्पाद्य यानी स्थायी भाव, जैसे उत्पादक यानी जैसे भी स्थायी भाव को भाई अपन ने पहले पढ़ा था कि से हृदय के अंत्यकरण में से हृदय कौन होता है, आश्रय, आश्रय कौन होता है, सामाजिक, सामाजिक कौन होता है, पाठक, पाठक कौन होता है, दर्शक। यानी ये एक जैसे काव्य के दो रूप अपन ने पहले देखे थे, एक श्रव्य काव्य होता है, एक दृश्य काव्य होता है। दृश्य काव्य के अंतर्गत आपके एकांकी और नाटक की गणना की जाती है और श्रव्य काव्य के अंतर्गत बाकी जो काव्य की विधाएं हैं वो उसमें आती है। तो श्रव्य काव्य उसको या तो श्रोता या उसके पाठक होते हैं, वो व्यक्ति से हृदय होते हैं, उनके हृदय में स्थायी भाव पहले से विद्यमान है और जैसे अनुकूल कारण मिले तो वो जो अनुकूल कारण है वो उत्पादक कहलाते हैं, यानी उत्पन्न करने वाले, इसको पैदा करने वाले, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण, और उत्पाद्य के अंतर्गत आपके स्थायी भाव की गणना की जाती है। अब इनके बाद उत्पत्तिवाद तो समझ में आ गया कि निष्पत्ति जो आपके रसूत्र दिया गया था, निष्पत्ति का अर्थ निर्माण आचार्य भट्ट ने माना था, लेकिन भट्ट लोलट कहता है निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति, यानी जैसे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का संयोग होता है। संयोग का अर्थ इसने क्या बताया था, उत्पाद्य, उत्पाद्य तो इसका भाव होता है, तो जैसे ये आपस में मिलते हैं उस समय रस की उत्पत्ति होती है। अब इनके मत को आरोपवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आरोपवाद क्या है, और दूसरी चीज इसमें आत्मगत, भट्ट लोलट रस की सत्ता को आत्मगत नहीं मानते हैं, रस की सत्ता आत्मगत नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी तो फिर ये रस की सत्ता कहाँ है, ये रस की सत्ता को आत्मगत मानते हैं तो रस की सत्ता बहिर्गत यानी बाहर रहती है। तो ये अंतर्गत और बहिर्गत ये क्या चीज है, इसके बारे में अपन देखते हैं अभी। आचार्य भट्ट लोलट है रस की स्थिति को क्या मानते हैं, पूर्व या अपन कह सकते हैं ऐतिहासिक पात्रों में, ऐतिहासिक पात्रों में रस की सत्ता को मानते हैं। ऐतिहासिक पात्र जैसे अपन उदाहरण के रूप में देखें जो राम है, दुष्यंत है, ये ऐतिहासिक पात्र है। और जैसे ही रंगमंच के ऊपर राम और दुष्यंत इनका अभिनय करने के लिए अभिनेता रंगमंच के ऊपर उपस्थित होता है, अभिनेता
उपस्थित होता है तो पाठक क्या करता है? पाठक इन ऐतिहासिक पात्रों की सत्ता का आरोपण इन अभिनेताओं के ऊपर, यानी इनका जो अभिनय करने वाले पात्र रंगमंच के ऊपर आए थे उनमें वो क्या करते हैं? पाठक उनका आरोपण कर देते हैं। इसलिए ये चीज आरोपवाद कहलाती है। थोड़ा इसके और रस की सत्ता जो अपन बात कर रहे थे, आत्मगत या बहिर्गत, यानी बाहर की है या अंदर की है, तो ये रस की सत्ता को आत्मगत नहीं मानते थे भट्ट और। तो ये रस की सत्ता किसकी हुई थी? रंगमंच के ऊपर अभिनय करने वाले जो पात्र थे या मूल अभिनेता का अभिनय कर रहे थे उनमें रस की सत्ता को मानते हैं। इसलिए ये रस की सत्ता को आत्मगत नहीं मान पाए थे। और एक सबसे बड़ी जो बात थी वो साधारणीकरण। रस की अनुभूति कैसे होती है उसको जानने से पहले अपने को थोड़ा साधारणीकरण क्या है उसके बारे में भी जान लेना उचित होगा। तो साधारणीकरण क्या है? साधारणीकरण वो चीज है जिसका सीधा सा अर्थ अपन देखना चाहें तो विशेष का परिहार। विशेष का परिहार, जो स्पेशलाइजेशन है उसको खत्म कर देना और जनरलाइजेशन। जैसे ही राम और दुष्यंत या यूं ने शकुंतला और सीता आदि पात्रों को देखा तो ये पात्र साधारण स्थिति में आ जाए, यानी कामिनी वाला इनका रूप सामने आए, भामिनी वाला रूप वो नहीं। तो ये कामिनी वाला रूप यानी बिल्कुल ये अलग रूप में दिखाई नहीं दे और एक साधारण पात्र के रूप में यदि ये दिखाई दे तो वो साधारणीकरण होती है। और ये साधारणीकरण जो सिद्धांत है रस निष्पत्ति में इसका महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इसकी शुरुआत या इसको जन्म देने वाला सबसे पहला जो आचार्य था आचार्य भट्टनायक, उसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। लेकिन पहले भट्ट नोबट का जो आरोपवाद है उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। आरोपवाद क्या है? यानी ऐतिहासिक पात्रों का रंगमंच के ऊपर दर्शक से हृदय कर लेते हैं इसीलिए इनके मत को आरोपवाद कहा जाता है। यानी किसके ऊपर? जो मूल पात्र हैं, ऐतिहासिक पात्रों पर मूल पात्र भी कह सकते हैं। ऐतिहासिक या मूल पात्रों का रंगमंच के ऊपर अभिनय करने वाले जो दूसरे पात्र यानी वो आपके राम या ऐतिहासिक जो पात्र है जैसे पृथ्वीराज चौहान है, इनकी भूमिका के रूप में जैसे वो आपके रंगमंच के ऊपर उपस्थित होते हैं तो दर्शक क्या कर लेते हैं? इन पात्रों का रंगमंच के ऊपर अभिनय करने वाले पात्रों में आरोपण कर लेते हैं। तो ये इसीलिए आरोपवाद कहलाता है। अब यहाँ रस की अनुभूति फिर किसकी हुई? जो अपन पहले बात कर रहे थे आत्मगत। तो ये रस की दशा है वो इनमें मूल पात्रों का अभिनय करने वाले पात्रों में रस की दशा होती है। तो फिर ये सेहत सामाजिक से अछूती रह जाती है। इसीलिए ये सत्ता है आत्मगत नहीं मानी जाती है। इनकी रस दशा को देख करके ही ये दर्शक या सेहत रस की अनुभूति करते हैं, लेकिन ये विचार उचित नहीं जान पड़ता है। इसीलिए इस मत का थोड़ा बहुत खंडन देखने को मिलता है। अब अपन इससे आगे जो दूसरा इस रस सूत्र की व्याख्या करने वाला आचार्य था आचार्य शंकु, उसके मत को आप देखते हैं। नंबर 2 पे आचार्य शंकु। ये आपके न्याय शास्त्र की अपन यदि बात करें तो उसके अंतर्गत एक प्रमाण आता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण के अंतर्गत एक चीज आती है चित्रतुरंग न्याय। चित्रतुरंग न्याय यानी घोड़े का जैसे चित्र देखा और घोड़े का चित्र देखते ही अपन ये मान लेते हैं कि ये घोड़ा है। उसी प्रकार से जैसे इन ऐतिहासिक पात्रों या मूल पात्रों को रंगमंच के ऊपर
यदि दर्शक या पाठक या शेर हृदय व्यक्ति देखता है तो वो उसका उनमें अनुमान कर लेता है। आचार्य भट्ट और आचार्य शंकु इन दोनों के मतों की यदि तुलनात्मक व्याख्या की जाए या तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इनमें कोई ज्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। जहाँ आपके संयोग का अर्थ भट्ट बताता था उत्पाद्य उत्पादक संबंध, वहीं ये अनुवाद्य अनुमापक संबंध बताता है। अनुवाद्य अनुमापक, तो अनुवाद्य क्या है, यानी स्थायी भाव में अनुवाद्य में, और अनुमापक यानी कारण विभावादि जो कारण है इनके बंधु से ये आपके अनुवाद्य इस तरह भाव रस रूप में तब्दील होता है। तो ये संयोग का अर्थ इसने ये बताया था, जबकि भट्ट बताता था उत्पाद्य उत्पादक। अब दूसरी जो चीज इसमें आती है सूत्र में निष्पत्ति यानी निर्माण। भट्ट निष्पत्ति का अर्थ इसने बताया था आपके उत्पत्ति, जिसको अपन आरोपवाद के रूप में आगे अध्ययन करते हैं, और आचार्य शंकु के इसका अर्थ अनुमिति बताता है। अनुमिति। अब अपन इसको थोड़ा और आगे देखें तो इनके मत को अनुमानवाद कहते हैं। अब ये अनुमानवाद क्यों कहते हैं? आचार्य शंकु न्यायशास्त्र का, और इसने अनुमान प्रमाण पहले भी मैंने कहा था कि अनुमान प्रमाण के अनुसार उचित न्याय के इसके अनुसार ये इस रस सूत्र की व्याख्या करते हैं, और ये कहते हैं अंतर दोनों में कोई ज्यादा नहीं है, केवल नाम इन्होंने जरूर चेंज किया है। ये भी रस की सत्ता को आत्मगत नहीं मानते हैं, यानी ये रस की अनुभूति रसानुभूति किसकी है? से हृदय सामाजिक की नहीं, से हृदय सामाजिक की नहीं मानते हैं। तो फिर ये रसानुभूति किसकी है? यानी वो ऐतिहासिक पात्र, ऐतिहासिक जो पात्र हैं, या इनको अपन कह सकते हैं मूल पात्र। इन मूल पात्रों का रंगमंच के ऊपर अभिनय करने के लिए जैसे पात्र उपस्थित होता है, इस चित्र तुरंग न्याय के अनुसार आपके पाठक या से हृदय जो सामाजिक है या दर्शक है, वो इनमें क्या कर लेता है, उन मूल पात्रों का इनमें अनुमान कर लेता है। और इस प्रकार से ये रस की सत्ता को दोनों ही आत्मगत नहीं मान पाए थे, इसलिए इनका मत ज्यादा चला नहीं, या यूं के ज्यादा इस चीज को स्वीकार नहीं किया गया था। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में अपन जो रस के दूसरे यानी तीसरे और जो चौथे आचार्य भट्ट नायक और आचार्य अभिनव गुप्त इनके विचारों के बारे में अपन जानेंगे। यानी इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या कैसे की और किस प्रकार से एक इसमें जो सिद्धांत मैंने पहले भी कहा था साधारणीकरण, ये कई दफे आदेश वगैरह इसमें भी पूछा गया है। साधारणीकरण ये क्या है? नाम से स्पष्ट है, यानी विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, यानी ये सारे के सारे बिल्कुल साधारण से दिखाई देने चाहिए। इनका विशेषत्व या अपना या पराया, इन चीजों का परिहार, यानी जैसे ये अपने और पराये की ग्रह से मुक्त हो जाते हैं तो वो चीज कहलाती है आपके साधारणीकरण, सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन कहलाता है। यानी विशेष का जो भाव है वो समाप्त हो जाना। वैसे अपन देखें तो जैसे राम है या दुष्यंत है, इनका विशेष वाला रूप है वो खत्म हो जाए और ये अपने को एक साधारण पुरुष की तरह यदि दिखाई दे तो वो चीज इसके साधारणीकरण के अंतर्गत आती है। तो इसकी सबसे पहले व्याख्या करने वाला आचार्य भट्ट नायक थे और इन्होंने यही कहा था भावकत्व और भौतिक जो व्यापार है, भावकत्व व्यापार द्वारा साधारणीकरण मानते हैं। इनके बारे में अपन अगले या कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।